नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस लाइव में पहली बार भाऊ के साथ न्यूज पॉइंट पर लाइव कर रहे हैं। इससे पहले आपने उनको हमेशा वीडियोस में देखा होगा, लेकिन लाइव में पहली बार आए हैं। भाऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाऊ एक बड़ा दिलचस्प सवाल के साथ आए हैं कि भाऊ कह रहे हैं कि इस समय चुनाव में जो उनका पुराना आइडिया है, भाऊ 4 मई ममता गई। हाँ चलो, नहीं वो गई तो अभी ही गई है, पर सिर्फ डिक्लेयर करना बाकी है। मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है। मैं हमेशा हवा में न बात नहीं करता, जिस पर विश्वास करता हूँ मुझे जो अपील होता है वो बोलता हूँ। शायद गलत साबित हो सकता है, मैं ऐसे नहीं बोलता, आखिर में वो अंदाज होता है। लेकिन जब तक मेरा खुद का कन्विक्शन नहीं है, मैं किसी के एजेंडे पर काम करने वाला नहीं हूं। फिर मुझे बीजेपी अच्छी लगती हो, बीजेपी के कुछ नेता मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं एजेंडे पर चलने वाला नहीं हूं। तो इसलिए जो मुझे अपील होगा, मुझे याद है जब 2 साल पहले जब मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह के चुनाव चल रहे थे, तो छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया था, छत्तीसगढ़ चौंकाएगा। और असलियत है, बीजेपी को भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने बोल दिया था, क्योंकि एक इंसान थे जो नोएडा के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे कन्विंस किया था। और आखिर मेरे इतने लोग सराहना करने लगे कि मैंने अलग वीडियो बनाए। भाई ये मेरा नहीं है, ये जो अंदाजा था ये अंकुर चौधरी नोएडा के है, उनका है, जो जयपुर डायलॉग में मिले थे और मेरे पीछे पड़ गए थे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतेगी, आप वीडियो करो। तो जब उन्होंने मुझे कन्विंस किया तो मेरा अंदाज नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस किया। इसलिए आज अगर मैं बंगाल हो, असम हो, उसके बारे में बोल रहा हूं ना, तो मैं कन्विंस हूं। और ये मेरी थियरी है, आज की बात नहीं है। मैंने किताब लिखी है 2024 के बारे में कि मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, ये अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। जो घोड़ा रोकेगा उसको पार करके जाएंगे, उसको हरा कर आगे जाएंगे। ये तो अश्वमेध की बेसिक आइडिया क्या है? अश्वमेध का मतलब तुमको सत्ता से हटाना नहीं है, तुम रहो अपने जगह, लेकिन चक्रवर्ती राजा होता है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उसको चैलेंज करने वाला राजा नहीं चलेगा। तो अगर ममता सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है तो अश्वमेध का घोड़ा उन्होंने रोका है, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और इसलिए मैं छाती ठोक कर बोल रहा हूं कि 4 मई ममता गई। जी भाऊ, इसमें बड़ा खेल क्या लगता है कि जिस तरह से SIR में 90 लाख नाम अब साफ हो चुके हैं। हालांकि कल हम लोगों ने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल हो या तमाम लोग हो, वो ये कोशिश करते रहे कि साहब जो लोग 7 लाख हैं जिन्होंने अपीलट में गए हैं, साहब उनको चुनाव के लिए बैठने दिया जाए, नहीं तो बहुत संकट हो जाएगा। और आज पूरे दिन मैं देख रहा हूं और तमाम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी कोसा जा रहा है। ये तमाम लोग वो हैं जो हमेशा कानून की दुहाई देकर ही हिंदुओं के खिलाफ ज्यादातर मामलों में फैसले लिया करते थे। तो क्या ये SIR का बड़ा मामला है जो आपको लगता है कि SIR ने इस खेल को ज्यादा मजबूत है? अरे इसके ये आसपास अगर तमिलनाडु में नाम कटे, क्यों SIR चल रहा है, मेरे समझ में नहीं आता। मानो SIR नहीं, FIR हो गया। FIR दर्ज क्यों नहीं करते? ये जो चलता है ना, उसी ढंग से ये चल रहा है। अगर तमिलनाडु में हो गया, केरला में हो गया, असम में हो गया, बिहार में हो गया, कुछ बिगड़ा नहीं ना, तो यहां क्यों हो गया? आपके मन में चोर है, इसलिए आपको लगता है कि आपके ही नाम काटे हैं। और इसका मतलब और एक निकलता है कि आप वो बोगस वोट नाम थे, उस नाम पर वोट करके ही जीतते आई है। ममता कहां से कहां फिसल गई, ये भी समझना जरूरी है। 15 साल होने को आए। 15 साल मतलब 2011 में ममता जब जीती थी, तब क्या था? तब हालत क्या थी? बुद्धदेव भट्टाचार्य भी मुख्यमंत्री थे, अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए थे। तब ओपिनियन पोल क्या बोल रहे थे, तब क्या क्या हो रहा था?
तो ये बातें बोलने में आसान होती है, और आप जब डरे होते तो ऐसी बातें करते। मैंने तो अभी अभी एक वीडियो अलग से बनाया, तो मैंने लिखा है कि बंगाल का चुनाव है वो अजीब बन गया, यहाँ वोटर निर्भय होता जा रहा है और ओपिनियन पोल करने वाले, विश्लेषण करने वाले डरे हुए। ये अजीब बात हो गई। पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक चुनाव के बारे में वोटर निर्भय है, उसका डर निकल गया है, और उस पर बोलने वाले बहुत डरे हुए, ममता से डरे हुए, लोग डरे हुए। अरे कौन डरा हुआ है भाई? ममता के घर के सामने ढोल पीट रहे थे, उनको कोई Z+ सिक्योरिटी दी है? अमित शाह को Z+ सिक्योरिटी होगी, लेकिन शुभेंदु राय की रैली में, पर्चा भरने की रैली में जो लोग आए थे उनको Z+ सिक्योरिटी नहीं दी थी। जो नगाड़े बजा रहे थे, जो झांझ बजा रहे थे, उनके घर में घुसकर भी उनको कोई मार सकता है, वो नहीं डरे। तो डर कहां है? ये डर का माहौल बनाया जा रहा है, मीडिया से बनाया जा रहा है, और फिर भी काम नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत ABP न्यूज, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी 140 से 150 हो सकती है। अजीब भाई। आनंद बाजार पत्रिका कोई दिल्ली, नोएडा से या भोपाल से पब्लिश होने वाला मीडिया हाउस नहीं है, वो तो बंगाली अस्मिता का पेपर है ना, बंगाली अस्मिता का मीडिया है। तो वो भी बोलने लगे, और ये आज बोल रहे। मैं तो 2.5 महीने पहले से बोल रहा हूं तुम्हारे चैनल में, तुम्हारे पॉडकास्ट में, मैं 1.5-2-2.5 महीने से बोल रहा हूं कि ममता हार रही है। और मुझे लगता है कि फरवरी के पहले हफ्ते में, यानी 2 महीने पहले, मैंने बोल दिया था कि 50-50 हो गया। अब ओपिनियन पोल भी 50-50 पर ला रहे हैं। तो अभी तो देखो क्या होता है कि विकेट बचा कर रखनी पड़ती है, जो बीजेपी ने बचा कर रखी है, अपनी एनर्जी बचा कर रखी है। आखिरी 5-10 ओवर्स में हर बॉल पर सिक्सर मारना होता है, इसके लिए विकेट बचा कर रखना पड़ता है। रन रेट बढ़ाना शुरू से वो गलती होती है, और ममता ने वो गलती कर दी है। ममता भूल गई है वो जिसके साथ लड़ना चाहती है उसका बेटा इंटरनेशनल क्रिकेट चलाता है। तो मोदी पहली बार, अमित शाह पहली बार अपने बेटे के लाइन पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाणक्य की लाइन पर नहीं। अमित शाह जय शाह के रूल पर बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी समझना जरूरी होता है। बहुत सारे अलग अलग दिशा में संकेत आते हैं, सिग्नल आते हैं, आपको वो सिग्नल पकड़ना जरूरी होता है, तब जाके आप सही। ये अब आपको और एक बात बता दूं, कल 2-4 दिन पहले मैंने वो देखा था कि वोट वाइब अमिताभ तिवारी का जो जी, तो उसमें जो अलग अलग डेटा आया है, मैं वो डेटा देखता हूं, उसने जो आंकड़े बताए हुए नहीं देखता। उसका जो एनालिसिस वो बताते हैं उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। उसने डेटा, रॉ डेटा, और रॉ डेटा कहता है कि बंगाल के 66% लोग बोलते हैं कि SIR बिल्कुल सही हुआ है। अब इसका मतलब क्या निकालोगे आप? कि वो 66% बंगाल का वोटर बोल रहा है कि ममता गलत है। ये अमिताभ तिवारी हमको नहीं बता रहा है, वो पोलस्टर हमें नहीं बता रहा है कि 66% उसके ही डेटा में वोटर बोल रहा है कि SIR का काम बिल्कुल सही हुआ है। तो वो वोटर किस तरह मुड़कर देख रहा है, किस तरफ झुक रहा है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आता है अगर आंखें खुली रखो। तो बहुत बार ये होता है, आपने अजीत अंजुम को देखा होगा, आपने वो पोल क्या है, राजीव रंजन जी, वो माइक सामने पकड़ते हैं, कैमरा पर कोई वहां का वोटर या रास्ते का इंसान बोल रहा है, और ये रिपोर्टर वो इधर उधर देख रहा है, यानी सामने वाला बोल रहा है, तू सुन भी नहीं रहा है, तो वो जो बता रहा है वो तेरी समझ में कैसे आएगा? जब सामने वाला बोलता है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है
कि वो क्या बोल रहा है, उसके बोलने से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या संकेत मिल रहे। तो ये सबसे बड़ा वोट वाइब का जो मैंने आपको डेटा बताया कि 66% लोग बोल रहे हैं कि एसआईआर बिल्कुल सही काम हुआ है। तो वो बोल रहे हैं ममता गलत है और इसलिए ममता नहीं चाहिए। और एक डेटा उसमें है, उनको पूछा गया कि वो लक्ष्मी भंडार युवकों को कुछ 10,000 रुपए मिलेंगे, वो बोले उसका कुछ परिणाम नहीं होगा। वो वोट कहाँ देंगे, पैसा लेंगे, लेकिन ममता को वोट नहीं देंगे, वो बता रहे। आपका टॉप मोस्ट मुद्दा क्या है, तो लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट पर ममता बोलती नहीं, डेवलपमेंट पर ममता बोलती नहीं। तो अगर 52%, 58% लोग डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पर बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं हमको बीजेपी की सरकार चाहिए क्योंकि वो डेवलपमेंट करती है। तो वो बोल रहे हैं कि हमको योगी जैसा कोई चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें हेमंत विश्व शर्मा जैसा कोई चीफ मिनिस्टर चाहिए जो डेवलपमेंट लाएगा, रोजगार लाएगा, पलायन रोकेगा। तो वो बोलेगा नहीं कि हमें शुभेंदु अधिकारी चाहिए, जरूरत नहीं है। वो बोल रहा है तो डेटा समझना भी जरूरी होता है। तो एक आपके हिंदी में बोलते हैं ना, क्या जाने अदरक की स्वाद। तो डेटा कलेक्ट करते हैं लेकिन स्वाद पता नहीं है क्या है। तो इसलिए ओपिनियन पोल आते हैं, उसका जो डेटा ब्रेक करके दिखाता है वो देखो, वो समझो। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सुनामी ममता के खिलाफ आ रही है। बीजेपी जीतेगी हारेगी वो मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने मान लिया है कि बीजेपी जीतेगी, सरकार बनाएगी। ममता कितनी बुरी तरह से हारेगी इस पर मैं सोच रहा हूं। क्या बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे हारेगी? कैसे हारेगी, ये समझना जरूरी है। और ये सब सिम्टम्स, उसके सिग्नल साफ साफ होने लगे, साफ साफ आने लगे, तो वो समझना जरूरी है। भाऊ एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बीच में कहा, चूंकि आप बोल रहे थे तो मैंने उसको पहले पूरा सुना। जयेश शाह वाला स्टाइल क्या है जो आपने, दर्शकों के भी सवाल आ रहे कि ये जयेश शाह वाला स्टाइल कौन सा है, क्योंकि अमित शाह को तो चाणक्य लिखते रहे, सब लोग चाणक्य मानते रहे, जयेश शाह का कहां से शुरू हुआ है ये खेल? अब उसके बारे में आपको बोलता हूं। एक 20-25 साल पहले की बात है, जब ये वनडे वाला क्रिकेट शुरू हो गया, टेस्ट मैच पीछे हट गए और वनडे वाला वर्ल्ड कप वगैरह वगैरह शुरू हो गया, लिमिटेड ओवर्स। तो वो शुरू में 60 ओवर का होता था, बाद में 50 ओवर का हो गया। तो 50 ओवर जब आप खेलते हो तो पहला जिसका बैटिंग हुआ उसका हो गया, बाद में जो आते हैं उनके लिए रन रेट पक्का होता है और उनको दिमाग में रखकर स्कोर बोर्ड पर नजर रखते हुए बैटिंग करनी पड़ती है कि भाई 4.5 या 5 का रन रेट चाहिए। तो शुरू में 2-3 रन का रेट चलता है, 5-6 ओवर हो गए भाई, 3-3.5 का रेट है, कोई बात नहीं, लेकिन विकेट इंटैक्ट रखो, क्योंकि आखिरी ओवर जो होते हैं वनडे के उसको स्लॉग ओवर बोला जाता है। और स्लॉग ओवर का मतलब होता है कि विकेट भले कितने भी गिरे लेकिन हर बॉल पर सिक्सर जाना चाहिए। अब आउट होने की तैयारी से अगर कोई बैट घुमाने लगता है तो एक बॉल पर आउट हो जाएगा, लेकिन 4-5 बॉल सिक्सर 4 तो निकल जाएंगे ना। तो रन रेट जो शुरू में 2-3 होता है वो उस स्लॉग ओवर में 8, 10, 12 तक जाता है। तो उसको मैं जय शाह बोल रहा हूं। अमित शाह का बेटा है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष है। तो अमित शाह पहली बार बंगाल का चुनाव वनडे या लिमिटेड ओवर्स के रेट से और तरीके से लड़ रहे, और ममता के ये दिमाग में नहीं आया। ममता अपना टाइम खराब कर रही है। और उसमें अभी 2020 में क्या होता है कि एक बैट्समैन आउट हो गया, तो आउट होकर वो जब बाउंड्री के बाहर निकलता है उसके कुछ 1-1.5 मिनट में दूसरा बैट्समैन अंदर आना चाहिए, नहीं तो आने से पहले आउट माना जाता है।
तो ये बंगाल की सबसे बड़ी अजीब बात है, वो समझना चाहिए। अब ममता दीदी ने ये कैसे खराब किया वो भी समझ लो। अब आज 7 तारीख है, आप आसाम में गए थे या आसाम में हो, तो आज वहां का मैं प्रचार तो, तो खत्म हो गया। हाँ जी, आज खत्म हो गया प्रचार। आज खत्म हो गया, परसों उसका हाँ जी। वोटिंग होगा 9 तारीख को। जी 10 तारीख को आराम कर लो, फिर 11 तारीख को हेमंत बिस्वा शर्मा बंगाल में पहुंच जाएगा, समझे आप? उसको 11 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 10 दिन का टाइम है बंगाल में। किसको? हेमंता को। हेमंता को, ठीक है। जो केरल में लोग लगे हैं आरएसएस के, वो सब 9 तारीख को खाली हो जाएंगे, 10, 11, 12 तारीख तक बंगाल पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ सीआरपीएफ की और बीएसएफ की कंपनियां नहीं आ रही है, बंगाल में आरएसएस की भी कंपनियां आ रही है। ममता तो बाहर से फौज नहीं ला सकती, ममता की क्षेत्रीय पार्टी है, उसके लिए अखिलेश हो, मायावती हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, कितने लोग भेजेंगे? बीजेपी की ये राखीव रिजर्व फोर्स है आरएसएस, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ बोला जाता है। वो फौज वहां पहुंच जाएंगी। आप लोग तो, मैं सुन रहा हूँ खबरें, इतनी कंपनियां आएगी, उतनी कंपनियां आएगी। अरे आप तो चुनाव आयोग की बात कर रहे हो, चुनाव आयोग तो चुनाव लड़ता नहीं, बीजेपी चुनाव लड़ रही है ना। तो ये जब फिर 23 तारीख को तमिलनाडु का एक दिन में वोटिंग खत्म हो जाएगा, फिर उधर जो कुछ 8-10 कंपनियां आरएसएस की लगी है वो 24-25 को पहुंच जाएगी, उनके पास 27 तारीख तक का टाइम है। तो उसको मैं कारपेट बॉम्बिंग बोलता हूं, स्लो ओवर्स, आखिरी 5, 10, 15 ओवर जो होते हैं उसमें बस तोड़ते जाओ। तो इतने दिन से देखो, ममता दीदी पिछले 2 महीने से लगी हुई थक गई है, उनका सब जमावड़ा है वो थक गया है। आरएसएस और बीजेपी के पास रिजर्व फोर्स है ना, नई हिम्मत लेकर आएगा, तो उसके सामने ममता का केडर लड़ नहीं पाएगा, लोगों के पास पहुंच नहीं पाएगा। मैं सुन रहा हूँ अजय बजूत, अब मालूम नहीं होता आपको आरएसएस किस ढंग से काम करती है, आपको पता नहीं। आपको याद है महाराष्ट्र के बारे में मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था कि मुझे वहां के वो प्रवचनकार, कीर्तनकार अचानक एक ढाबे पर मिल गए, मैं बातें करते बैठ गया, अरे ये पॉलिटिक्स क्यों बोल रहे। तब मुझे सबसे बड़ी बात पता चली, गांव गांव में 4,500 प्रवचनकार काम में लगाए थे, जिसका किसी मीडिया को पता नहीं था। और बाद में मुझे पूछने लगे मराठी यहाँ के लोग कि अरे यार तुमको ये कहां से मिल गए, हमको तो नहीं। मैंने बोला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते और बोलते भी नहीं, वो गांव में जाकर बोलते। तो आरएसएस का एक स्वयंसेवक जाकर आपको नहीं बोलेगा कि भाई बीजेपी को वोट दो, वो आपके माइंडसेट के साथ खेल करता है। वो जाके किसी चाय के होटल में ठेले पर बैठ जाएगा, किसी ढाबे में बैठ जाएगा, खाते खाते 4 लोग, कोई चौपाल पर जाकर बैठ जाएगा, एसटी स्टैंड पर, बस की स्टैंड पर बैठेगा, स्टेशन पर बैठेगा और आपसे बात छेड़ देगा। और कैसा है, क्या मुद्दा है, क्या हवा है, क्या माहौल है। और माहौल कैमरा लेकर नहीं करते, वो बातें करते। अच्छा तो डेवलपमेंट तो हम, आप कहां से? मैं तो यूपी से हूं, हमारे योगी ने कितना बड़ा 9 एयरपोर्ट तो नए शुरू कर दिए, आपके यहां नहीं हुए क्या? क्यों नहीं हुए भाई? तो उसका माइंडसेट से खेल होता है। वो कभी नहीं बोलेगा कि आप बीजेपी को वोट दो, आप कमल पर बटन दबाओ। ये आरएसएस का कार्यकर्ता कभी नहीं बोलता। वो बोलता है कि भाई किस्मत बदलनी है तो वोट देना जरूरी है, और वोट इसलिए देना कि अच्छे के लिए परिवर्तन हो। अब अच्छे के लिए परिवर्तन कैसे होगा? तो वो कौन कर रहा है? योगी कर रहा है, देवेंद्र फडणवीस कर रहा है। ये पहले बातें बताई जाती है, समझे? तो वो उस कगार पर लाकर वोटर को
खड़ा कर देता है कि उसको उदी मारनी ही पड़ती है। लेकिन वो मुंह से नहीं बोलेगा कि तुम बीजेपी को वोट दो। अब ऐसे लोग कोई बैज लगाकर या यूनिफॉर्म पहनकर घूमते नहीं है। मुझे किसी ने पूछा, आप बोलते हो आरएसएस, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने बोला वो आएगा ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप आरएसएस को ढूंढोगे कि इसकी खाकी पतलून है कि नहीं, इसकी काली टोपी है कि नहीं, उसके हाथ में डंडा है कि नहीं। वो उस कपड़ों में आता नहीं, वो आपके बैठ जाएगा, आपको पता नहीं आपके बाजू में बैठा है। आपको एक बात और बता दूं, अजीत अंजुम की, छोटा बात नहीं, अजीत अंजुम नॉन एंटी बीजेपी पत्रकार है। उसका बिहार के बारे में एक किस्सा बताता हूं। उसने कहा, मैं और मेरी टीम बहुत घूम घूम कर थकी थी, तो हम एक ढाबे पर खाना खाने के लिए बिहार के कोई दौरे पर था, बैठ गए। तो 4 टेबल दूर एक आदमी बार बार मुड़कर मेरी तरफ देख रहा था। तो मैंने तो चेहरा पहचान का नहीं था, मैं चुपचाप बैठ गया। हमारे आपस में टीम की बातें चल रही थी। तो वो इंसान उठकर आ गया और बोला, आप अजीत अंजुम हो ना? तो बोला, हाँ बिल्कुल, पत्रकार हो? हाँ बिल्कुल। तो बोला, मैं यूपी के इस इलाके का एमपी हो, लोकसभा का। 1 महीने से मैंने यहाँ डेरा डाला है, ये जिले का आधा हिस्सा मेरी जिम्मेदारी है, और मैं यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ गांव गांव घूम रहा हूं। एक एमपी है और वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ 5 स्टार में 3 स्टार में नहीं, एक ऑर्डिनरी ढाबे पर बैठकर खाना खा रहा है। ये बात कोई बीजेपी का चमचा गोदी पत्रकार नहीं बोल रहा है, वो गोदी गोदी बोलकर गाली देने वाला बोल रहा है कि देखो ये कैसे काम कर रहे हैं। तो आरएसएस का काम का तरीका आप समझ लो कि आप कितने बड़े हो, छोड़ दो। फिर और एक बात आपको बोल देता हूं, ये ऐश्वर्या करके आज तक में काम करने वाली है, संसद का कवर करती है। तो उसका एक किस्सा उसने बिहार के बारे में बताया था। वो बोली, मैं पटना के एयरपोर्ट पर थी और कांग्रेस के 3 बड़े नेता दिल्ली से आ गए, लेकिन उनको हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं हुआ, तो उसमें से 2 उधर ही बैठकर वापस निकल गए दिल्ली को, लेकिन डेस्टिनेशन को नहीं गए। एक किसी तरीके से नजदीकता तो गया, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां आ गए पटना, और हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं था, तो 500 किलोमीटर दूर उनका डेस्टिनेशन था जहां मीटिंग होने वाली थी, तो वो कार से चले गए। 500 किलोमीटर जाकर 3 जो रैलियां लेनी थी वो लेकर वापस लौटे। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि तुमको इंटरव्यू दूंगा, और देर रात पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और वापस मुंबई चले गए। देश की आर्थिक राजधानी जहां है, उस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इतना टाइम लिया, 500 किलोमीटर कार से गए, और कांग्रेस के नेता जो चुनकर भी नहीं आते, उनको हेलीकॉप्टर नहीं तो पार्टी का प्रचार नहीं करने वापस गए। तो ये फर्क होता है, ये फर्क देखने की जरूरत होती, कोई बताता नहीं। एक लड़की आपको पसंद कर रही है या एक लड़का किसी लड़की को पसंद कर रहा है, वो एक दूसरे को समझना पड़ता है। कोई प्रेस बताता नहीं, या कोई एडवर्टाइज फ्लेक्स लगाकर बताता नहीं, इसको नहीं। आप अगर खबर के खोज में होते हो ना, तो खबर कहाँ है, वो कहाँ क्विजोली कर रही है, वो आंख पकड़ने की जरूरत होती है। तो इसलिए जो ओपिनियन पोल का डेटा हो, खबरें हो, अलग अलग खबरें मैं देखते रहता हूं, तो उससे मुझे डेटा मिलता है, मैं उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज करता हूं। और मैं आज की तारीख में बोल रहा हूं कि ममता 100 के नीचे रहेगी, शायद 70-75 पे अटकेगी, हारेगी तो जरूर, हारना तय है। हाँ, डबल डिजिट में मैक्सिमम कितना लाती है वो देखना है, वो देखना है। भाऊ जी, आपने तो बहुत अच्छे से कहा है, जैसे सवाल भी लोग पूछ रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा चुनाव आयोग ने, न केवल कंपनियां तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने जिनको सस्पेंड करना शुरू किया, क्योंकि जिस तरह से अब वो ये देख रहे हैं कि भाई कोई ऐसा अधिकारी ना मिल जाए
जो आपने देखा जिस तरह से मालदा की हिंसा हुई, मालदा की हिंसा को जो खेल था वो यही था कि आप सबसे पहले न्यायिक अधिकारियों को ही डरा दो। और आज जो सबसे ज्यादा लिबरल और जो वामपंथी गैंग या जो इकोसिस्टम हम कहते हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट को डराने पे लग गया। लेकिन यहां तो काम हो गया, 90 लाख उड़ गए और वहां पहुंच गए हैं। तो आपको लगता है जैसे जैसे जितनी बड़ी तादाद में हमने देखा सेना वो पहुंच गए हैं, सीआरपीएफ के लोग, मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस के, और सबसे पहले उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की कि वो मंदिर में क्यों गए हैं। आपने देखा होगा 200 लोग, और ममता बनर्जी कह रही है, कभी कह रही है कि सीआरपीएफ वाले हमला करने आ रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि हमको मछली नहीं खाने देंगे, कभी कह रहे बंगला की हत्या कर देंगे, और तो और वो ये कहने लगे देखिए कलकत्ता पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, वो रक्षा मंत्री हमला करने की बात कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री हमको बचा नहीं रहे। तो ये सब भी अगर आप इनको अपने अनुभव से विचारते हैं तो इनका ये किस तरफ जाता है? क्या इससे पहले आपने ममता बनर्जी को ऐसे देखा है? क्योंकि आप तो मेरे विचार से लगभग 77 के चुनाव से आप देख रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। 67 से देख रहा हूं मैं, वो बात नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो आप, ये सब ममता जो कर रही है ना, ये आपके कंजम्पशन के लिए, वोटर के नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूं। ममता पत्रकार, मीडिया और जो एंटलाइटन क्लास है उसको एंटरटेन कर रही है। और ये लोग होते हैं ना, आपको मालूम है, ये किसी फिल्म की सराहना करते हैं, वो मानो वो फिल्म डूब गई। और ये धुरंधर की निंदा करते हैं, धुरंधर चल पड़ती है। तो आप समझ लो कि ममता जो कर रही है उसका मतलब उसका शो फ्लॉप है, उसका शो फ्लॉप है। और जो हमजा जाकर 15 दिन के लिए बैठ गया कि मैं यही रहूंगा 15 दिन, वो हमजा है। उसको समझो कि मैं यही रहूंगा। उसका मतलब साफ है कि ममता हार रही है और डराने का काम करेगी। लेकिन डरने वाला कौन है? कोई डरेगा नहीं। इसीलिए मैंने शुरू में बोला ना, ममता के घर के सामने कोई ढोल नगाड़े बजा रहा है, झांझ वगैरह बजा रहा है, तो उसको तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। कल रैली खत्म हो गई, रात को घुस के उसको मारा होगा, शायद मारा है, कोई खबर है? नहीं है। नहीं। तो मतलब ये नगाड़े वाला कोई पार्टी का नहीं है। लेकिन तू उसके रैली में क्यों गया? डराने की वो जगह थी। न्यायिक अधिकारियों को जगाना ये मीडिया के लिए अच्छा है, खबर बनती है। तो खबर बन रही है, खबर देने वाले डरे हुए। और इसलिए मैंने बोला ना कि बाकी लोग छोड़ो, आनंद बाजार पत्रिका, वो अगर बीजेपी को आज कम से कम 2-3 हफ्ते पहले 140, 150 पर लेकर आ रही है, तो सुनामी कहां तक पहुंची है ये आपको पता चलेगा। मैं उस जानवर जैसा हूं। आपको मालूम है, जानवर जो होते हैं ना, उनको सुनामी पहले पता चलती है। तो मैं वो जानवर हूं। बिल्कुल। क्योंकि वो जो सेंसेस होते, वो इंस्टिंक्ट होते, वो आपको समझा देते। वो संकेत पकड़ना जरूरी होता है। अगर आप ज्ञानी हो गए तो आपके लिए अलर्ट जरूरी होता है। मेरे लिए अलर्ट जरूरी नहीं होता। अब देखो, मामला ये हो गया है कि लोग ममता से परेशान हो गए। बस हो गया यार, बस हो गया। मुझे बोलिए कि वो जो अमित मित्रा नाम का उनका पहला फाइनेंस मिनिस्टर था 2011 पहले हाँ हाँ, आज वो कहां है? नहीं मिला। दिनेश द्विवेदी कहां है? जो चेहरा लेकर ममता आई थी, वो चेहरे का रंग आज उतर गया है, वो सब मेकअप उतर गया है। जो वो ममता थी, अब लोग बोल रहे हैं अरे ये तो हिडिंबा है, ये तो पुतना है। समझे आप? और एक बात और होती है, कोई आपको मदद नहीं करेगा। लोग बोल रहे थे ना, पिछली बार हिंसा हो गई, इस बार हिंसा जरूर होगी, लेकिन उल्टी तरफ होगी। चुनाव के बाद हिंसा होने वाली है, मैं आज बोल के रख रहा हूं। लेकिन ये हिंसा टीएमसी के खिलाफ होगी और बड़ी भयंकर होगी, बड़ी भयंकर होगी।
क्योंकि बंगाल का हिंदू बहुत सालों से घायल है, अब वो घातक बनते जा रहा है। तो इसकी कीमत तो ममता को चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। और इसलिए जो हो रहा है मैं देख रहा हूं, बहुत भारी मात्रा में ममता चुनाव हारेगी, और मुझे अभी लगने लगा है कि भवानीपुर में भी हारेगी। और सबसे बड़ा और एक सबूत आपको देता हूं इस पर, मैंने भाऊ बराबर बोल रहा है, गलत बोल रहा है। 23 तारीख को इसका पहला रिजल्ट आपको मिलेगा। 23 तारीख को वोटिंग परसेंटेज क्या होता है देखो। पिछले कम से कम 15-20 चुनाव आप बंगाल में देखोगे तो 80% से ज्यादा, 80+ % वोटिंग होता है। जी, अगर ये 82%। इसको पहले राउंड का वोटिंग परसेंटेज अगर 70 या 70 से नीचे आता है तो ममता पक्का गई, पक्का जाएगी ममता। क्योंकि ये जो 10-12-15% बोगस वोटिंग बढ़ता था वो घटेगा, तो टोटल वोटिंग जो है 80%, 82% वगैरह दिखाई देता था ना, वो अगर 70 या 70 के नीचे आता है तो मान लो बीजेपी 200 के रास्ते पर चल पड़ी है। मैं 23 तारीख बोल रहा हूं, 200 आप कह रहे हैं? बिल्कुल 23 तारीख का वोटिंग परसेंटेज रात को मिलेगा आपको। 23 तारीख को रात को पहले राउंड का 144 सीट का जो पहले दिन का वोटिंग परसेंटेज होगा, वो अगर 70% के आसपास रहता है तो मान लो ममता बुरी तरह से हार गई, बुरी तरह से। यानी 2014 में जिस ढंग से अपने कांग्रेस 206 से गिरकर 44 तक पहुंची, उसी तरह से बुरी हार ममता की होगी। और 29 के 6 दिन पहले आपको पता चलेगा। ये पहला मैं आपको एक संकेत दे रहा हूं, सिग्नल दे रहा हूं कि 23 का जो एग्रीगेट वोटिंग परसेंटेज आपको मिलेगा वो आपको बताएगा कि बंगाल में क्या होने जा रहा है। बाद में 150 का 29 को होगा, लेकिन उसी दिन आपको पता चलेगा कि वोटिंग परसेंटेज क्या है। और ये टोटल एग्रीगेट अगर 70% के नीचे आएगा तो ममता बुरी तरह से आ रही, बुरी तरह से। भाऊ एक बड़ी चीज क्या आपको लगता है, मतलब हालांकि आपने उस पर हल्का हल्का वो डाला था रुचि, फिर भी मैं थोड़ा सा, चूंकि यहाँ दर्शकों को, और आज मैंने घूमा भी था, आज मैं उस इलाके में गया था भवानीपुर में, तो जहां सबसे ज्यादा मजबूत ममता अपने आप को समझ रही थी, उन इलाकों में भी लोगों ने मेरे सामने, चूंकि कैमरे के सामने तो वो उस समय हिचक रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही मैं अलग से बैठ गया तो उन्होंने कहा इस बार बहुत टफ मामला है, बहुत है। और टफ का मतलब जब मैंने पूछा इसको टफ को कैसे लेके जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि शुभेंदु लड़ाका है, ये कई ने कहा, मतलब मैंने देखा। तो क्या आप ये देखते हैं कि बीजेपी ने इस बार, हमने ना तो अभी तक किसी बड़े चेहरे को देखा, देखिए प्रधानमंत्री को देखा है, या हमने अभी तक अमित शाह को देखा है, बाकी ना हमने अभी योगी आदित्यनाथ को देखा है, ना उनको अलग है, अलग अगर कहीं जा रहे होंगे तो वो है। क्या ये दोनों चीजें आप जोड़ के देखते हैं कि जिस तरह से शुभेंदु को चेहरे के तौर पर ऐसी जगह ले जाके रख दिया, इस वजह से भी ममता बहुत घिर गई मानसिक तौर, क्योंकि उनको अपनी जीत चाहिए, उसी जगह से चाहिए। और मैं आज फिर उनके घर गया था तो गली के सामने से मुझे फोटो नहीं खींचने दिया गया, मतलब मैं गली के बाहर तो पुलिस है ही, मैं दक्षिणेश्वर मंदिर के जो सामने काली घाट वाला मंदिर है वहां से भी वीडियो बनाना चाहता था, तो एक पुलिस वाले ने आके मुझसे तुरंत कहा कि नहीं साहब आपको अलाउ नहीं है। मैंने कहा यार मैं तो नेशनल मीडिया से हूं, मेरे पास आई कार्ड भी है, पीआईबी का कार्ड है। तो उन्होंने कहा कि यार कोई सा कार्ड हो, आपको अलाउ नहीं है। तो क्या भाव, और उसी से कुछ दूर, उनके घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है जहां ये सब हो रहा है, और कल वो नॉमिनेशन भी फाइल करेंगी। तो बीजेपी ने जो ये बढ़त हासिल की है, क्या इसलिए आपको लगता है कि शुभेंदु को जिस तरह वो लाए हैं और बाकी बहुत ज्यादा हल्ला इस बार नहीं है? आपने वैसे भी उस स्ट्रेटजी पे दर्शकों को बताया था, लेकिन मैं फिर भी, चूंकि ये जो 3500 दर्शक जुड़े हुए हैं, लगभग 3500 दर्शक जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं, उनके इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि वो जो है न, सारे सवाल तो नहीं ले सकते, लेकिन इसको क्या हम शुभेंदु वाले दांव को आप मानते हैं कि ये भी एक बहुत ही पहले अनाउंस किया और उसके बाद उनको वहां घेरा, और उसके बाद अब मैं देख रहा हूं उनके भाषण, मैंने कल भाऊ उनके 55-55 मिनट के 3 भाषण लगातार सुने,
ममता बनर्जी जी के, ये समझने के लिए कि आखिर वो बोल क्या रही। चूंकि बांग्ला में बहुत ज्यादा तो मैं नहीं उसको कर पा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ जो मेरा कैमरामैन है वो बांग्ला का ही है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा कि भाई ये मुझे बताओ इसमें क्या कहा। तो वो जो है कंप्लीटली मैं देख रहा हूं कि उनके पास अपना कोई काम वो नहीं बता रही, जो आपने कहा, ना वो एम्प्लॉयमेंट बता रही, ना वो डेवलपमेंट बता रही। वो सिर्फ ये कह रही कि मोदी ये मोटा भाई है, ईडी ये वो, ये बांग्ला खत्म करेंगे, या बांग्लादेश खत्म वो करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये वो करेंगे, लेकिन उनके पास कोई अपना एजेंडा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि शुभेंदु से अगर आप शुरू करें तो इस पूरे सिनेरियो को कैसे बताएंगे? मैं आपको सिनेरियो सिंपल करके बताता हूं जी। अमित शाह एक बिस्लेरी की बोतल लेकर खड़े हो गए कि भाई प्यासे हो पी लो पानी, देखो साफ सुथरा ही दिखाई दे रहा है। हाँ, अब ममता बोल रही है अरे 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 क्या बात कर रहे हो, ये गटर का पानी है, ये कोरोना लाएगा, ये वो होएगा वो होएगा। अरे तुम अच्छा पानी दे दो ना भाई, मुझे प्यास लगी है, बंगाल की मतदाता है, उसको प्यास लगी है, उसको पानी की जरूरत है। आप कौन सा पानी मत पियो वो बता रही है, लेकिन अल्टरनेटिव आप दे रहे हो, नहीं दे रहे। मां माटी मानुष स्लोगन लेकर आप आई थी, क्या हो गया? वो मां कहां चली गई उसका पता नहीं, और मानुष की आपने मिट्टी बना दी। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा ना। अगर आप देखो, एक बात पिछली बार भी मुझे बहुत सारे लोगों ने टोका था कि हिंदू मार खा रहा था तो मोदी ने क्या किया। तो मोदी ने 5 साल में लोगों को बताया अपने लिए खड़े हो जाओ, हम जरूर मदद को आएंगे, लेकिन लड़ाई बंगाल की है, बंगालियों को लड़नी पड़ेगी। हम साथ आएंगे जरूर, साथ जरूर आएंगे, लेकिन लड़ाई आपकी है, आपको लड़ने के लिए डटकर खड़ा रहना पड़ेगा। और एक बात समझ लो, 5,000 से ज्यादा परिवार गांव घर छोड़कर भाग गए थे 5 साल जी। मैं था, हाँ मैं था उस चुनाव में। वो वापस लौटे, आज भी वहां है, लेकिन वो वापस आकर फिर खड़े हो रहे हैं। और आपने देखा होगा पहली बार तृणमूल के साथ साथ बीजेपी के झंडे बस्ती बस्ती में दिखाई दे रहे। 5,000 से ज्यादा लोगों ने रामनवमी का त्योहार किया है, मनाया है, किया ना। हाँ, 5,000 जुलूस अलग अलग जगह 5,000 निकले। हाँ, अब यही बंगाल है जिस बंगाल में एक समय था 2018 में, कहीं ममता दीदी अपना कार का कवल कार्ड लेके जा रही थी, ताफा लेकर जा रही थी, 12-15 गाड़ियां, और किसी गांव में लोगों ने जय श्री राम बोला तो गाड़ी रोककर उनको गाली देते गाड़ी से उतर गई थी, याद है आपको? जी याद है, वो वापस गई और जी उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। उसी बंगाल में आज अगर 5,000 इलाके गांव और बस्तियों में रामनवमी हो रही है तो कितना बड़ा चेंज हो गया है। वो देखना है तो दिखाई देगा, जिनको देखना नहीं वो मैं नहीं दिखा सकता। सूरज उगता जरूर है, आंखें बंद करके रखो तो सूरज नहीं उगेगा आपके लिए, दुनिया के लिए उग सकता है। तो ये बात जो है ना, इसलिए मैं बारीकी से स्टडी करते रहता हूं। और ये बात कोई नहीं, मैंने, आपको याद होगा हम जयपुर डायलॉग में मिले थे, तो उसके पहले से मैं बोल रहा था कि हरियाणा में बांग्लादेश की रिएक्शन आएगी। बांग्लादेश की रिएक्शन पहले सिलीगुड़ी में आई, सिलीगुड़ी से उठकर हिमाचल में आई, वो मस्जिद तोड़ने के लिए 10,000 का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। उसके बॉर्डर में हरियाणा है, उस पर प्रभाव होगा, उसका प्रभाव महाराष्ट्र में होगा। मैं कोई हवा में बात नहीं करता, मैं सबूत देता हूं। और दूसरी बात सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बात यह है कि ममता सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और कुछ भी कर सकती है, बांग्लादेश को नहीं बदल सकती। बांग्लादेश में जो कुछ होना है उसका परिणाम वेस्ट बंगाल पर होगा। ममता कीमत चुकाएगी तो अकेले की नहीं, जाते जाते बांग्लादेश की कीमत भी 25% तो ममता को चुकानी है, क्योंकि लोगों के सामने आज बांग्लादेश है। क्या वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाना है या
उसको वेस्ट बंगाल करके बचाना है, ये हिंदुओं के सामने बंगाल के आज सबसे बड़ा सवाल है। और सिलीगुड़ी या और जगह के लोगों ने 1.5 साल पहले बता दिया कि हमको बांग्लादेश नहीं बनना है, नहीं बनना है तो रोको। और अगर रोकोगे तो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है, मैं आपको समझा रहा हूं। महाराष्ट्र बंगाल का चुनाव आप देखो, 2002 में नरेंद्र मोदी अचानक गुजरात के मुख्यमंत्री बने। हाँ हमारे जी, ये 2001। हिंदू माइथोलॉजी में 12 साल को तप कहा जाता है। कोई जी तपस्या करता है तो 12 साल करता है। तो गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद 12 साल गए, 2014 आया, वो दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आकर मोदी जी को 12 साल और हो गए, दूसरा तब पूरा हो गया। तो अब देश में बदलाव जरूरी है, और देश का बदलाव हमेशा बंगाल से शुरू हुआ है। तो ये चुनाव सिर्फ बंगाल का नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे सनातन का चुनाव है। और जब बंगाल खड़ा हो जाता है, बंगाली खड़ा हो जाता है, तो उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। भाऊ, आपने जो बात कही है, अब मुझे मालूम नहीं आपने ये कैसे पढ़ लिया मेरे जहन से, क्योंकि मैं आपसे ये आपका टाइटल पूछने वाला था अगले सवाल के तौर पर, कि आपने एक जगह कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बंगाल से शुरू होगा। वो मतलब, और मैं वही सवाल अगला कर रहा था, आपने उसके साथ जोड़ा है। तो ये, लेकिन आपका ये स्टडी क्या है? मतलब बंगाल जो है यहीं से वो शुरू होगा हिंदू राष्ट्र का। ये चूंकि मैंने आपका टाइटल देखा था, मैंने उसको मैं सुन नहीं पाया था क्योंकि ट्रेवल में था। गुवाहाटी में मेरी रात में आपसे बात की हुई थी कि मैं गुवाहाटी से आ रहा था ट्रेन में, लेकिन मैंने आपका टाइटल देखा था। और बहुत सारे लोग जो ये समझ रहे हैं कि भाऊ जो है, भाऊ का पूरा नाम जो है भाऊ तोरसेकर हम लोग लिखते हैं, लेकिन शायद भाऊ गणेश तोरसेकर, शायद भाऊ, एक बार भाऊ, बहुत सारे लोग आपका नाम जानना चाहते हैं, हालांकि वो जाते हैं सब प्रतिवाद पर। ये भी एक बार बताइए। और मेरा पेन नेम भाऊ है। जी तो जी, हमारे यहाँ भाऊ का मतलब भैया होता है मराठी में। जी जी जी, तो घर में और हमारे आसपास के लोग बोलते तो वही चल गया। तो पिता का नाम वसंत है, मेरा नाम गणेश है, गणेश वसंत, ऐसा है, वो बात छोड़। तो एक बात आप समझो, 100 साल पहले कभी बंगला के 2 टुकड़े हुए थे। जी, ये बंगाल 1905 अगर में। बीजेपी जीत जाती है तो बहुत जल्दी बांग्लादेश में घर वापसी का मामला शुरू हो जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है। 5-10 साल लगेंगे, लेकिन इस्लाम से पीड़ित बहुत सारा मुस्लिम कन्वर्ट होना चाहता है, कन्वर्ट होना चाहता है। अब पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है देख रहे हो। जी, मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है? तो साले ऐसी जगह रहे क्यों? एक दूसरे का खून पीने के बजाय एक दूसरे के साथ रहने वाला सनातन अच्छा है, ये समझ दुनिया को आ जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि बंगाल जीतने के बाद जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो फैलती जाएगी, स्लो जाएगा। स्लो होता है ये चीजें, रेवोल्यूशन नहीं होता, कभी भी इवोल्यूशन होता है। और घर वापसी का मामला जोर शोर से शुरू होगा। वो शुरू में दिखाई नहीं देगा, लेकिन होते जाएगा। और अगर पूरा बंगाल इकट्ठा हो जाता है तो पाकिस्तान वगैरह बात छोड़ दो, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार, मलेशिया तक अखंड हिंदुस्तान होगा। शायद 50-25 साल लगेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत मैं मानता हूं कि वेस्ट बंगाल से होगी। वेस्ट बंगाल से होगी। देखो एजेंडा क्या था, यूसीसी, जी 370 और राम मंदिर। जी जी, ट्रिपल तलाक तो हो गया, वो एजेंडा आधा बचा है। 370 तो चला गया। और क्या बोलते हैं, राम मंदिर तो हो गया। जी, तो हिंदू राष्ट्र ये ओरिजिनल एजेंडा है। और मैं रेफर करता हूं बार बार, जो मुंबई में मोहन जी भागवत बोले थे कि भाई दूसरे धर्मों के लोग हैं उनसे दोस्ती करो,
लेकिन दोस्ती करते वक्त हाथ में डंडा होना चाहिए। तो पश्चिम एशिया में जो कुछ चल रहा है, जिनको इंटरेस्ट है, वो मेरा 27 सितंबर 2021 का वीडियो देखे, प्रतिपक्ष में है। 27 सितंबर अफगानिस्तान 27 सितंबर 2021। दादा बाबू, मैं एक बार रिपीट कर दूं ताकि उनको याद रहे। 27 सितंबर 2021 का आप जाइए प्रतिपक्ष में, उनको देखना है और उस पर जाकर देखिएगा कि भाऊ ने किस समय ये भविष्यवाणी की थी जो आज दिख रही है। जी भाऊ। मैंने उस वक्त बोला था 15 अगस्त 2021 को अमेरिका का आखिरी सैनिक कंधार छोड़कर, काबुल छोड़कर निकल गया था। तो मेरे दिमाग में ये बात खटकी थी कि ये इतने हथियार, टैंक वगैरह छोड़कर क्यों गए। तो 28 अगस्त को मैंने मराठी में वीडियो बनाया था कि ये ऐसा दिमाग तो सिर्फ डोभाल का चल सकता है कि भाई ये यहां रहे, ये हथियार पाकिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करे, अजरबैजान तुर्की के खिलाफ करे, तो इनको अमेरिका की तरफ मुड़ने को टाइम नहीं मिलेगा। तो इनको यहां रखो, हम इनको मैनिपुलेट करते हैं। तो आज तालिबान किसके साथ लड़ रहा है, कौन से हथियारों से लड़ रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ। मैंने वो 28-27 सितंबर 2021 को वीडियो किया था, 4.5 साल पहले। उस वक्त ट्रंप भी अध्यक्ष नहीं बना था, बाइडेन ही था। हाँ, तो ये मैंने प्रेडिक्ट किया था। और ये आपस में लड़कर, इस्लामिस्ट जो देश है वो आपस में लड़कर एक दूसरे को कमजोर करेंगे, और उसकी कमजोरी पर अगर शांति चाहिए तो सनातन है। मोदी जी का आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भाषण था गुजरात में, उन्होंने कहा था शांति से रहो, अपनी अपनी मेहनत करो, अपनी अपनी रोटी खाओ, वरना मेरी गोली है। हाँ, ये कहा था, बहुत अच्छा है। हाँ, तो मेरा सनातन है, वो ही गोली है ना। तो ये बहुत लंबी बात है, लेकिन वो स्लो होती है, एक दिन में नहीं होती। मोदी और राहुल गांधी में वो फर्क है, राहुल गांधी को 2 घंटे में सब कुछ चेंज करना है, मोदी को इतनी जल्दी नहीं है। तो बंगाल का चुनाव ये भारत के लिए, हिंदुओं के लिए और दुनिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मानता हूं कि बंगाल के चुनाव बीजेपी ने जीतने के बाद, सनातन की विजय होने के बाद, अपने आप पश्चिम एशिया हो, वेस्ट एशिया हो या ईस्ट बंगाल हो, दोनों की एक नई शुरुआत होने जा रही है। ये आगे जाकर एक साथ आ जाएंगे। हम देखते हैं ना, हाईवे का काम मुंबई दिल्ली कॉरिडोर बना, तो एक साथ मुंबई में शुरू हो गया, दिल्ली में भी शुरू हो गया, बीच बीच में शुरू हो गया, आगे आकर एक दूसरे से मिलते हैं। तो पश्चिम एशिया का जो वार है, जंग है, और बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है वो आगे जाकर मिलने वाले हैं। तो तैयारी में रहो, शायद हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी भाषा, हमारे बोल तो रहेंगे। अब रिकॉर्ड हो रहा है, अब तो रहेंगे। मैं ज्यादा स्वार्थी हो गया था, ये बात सही है कि भाऊ को ज्यादा बोलने से मुझे भी लगता है, लेकिन चूंकि दर्शक जुड़े हुए थे तो मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था। तो मैं चाहूंगा कि भाऊ को बस एक लास्ट सवाल, वो भी छोटा सा, अगर भाऊ जवाब देना चाहें तो है। भाऊ, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या ट्रंप पागल हो गया, क्योंकि आप पश्चिम एशिया बोल रहे थे, मैं पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको लगता है कि कुछ घंटे बाद वो करेगा हमला? एक छोटा सा जवाब अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो मैं माफी मांगते हुए कि मैंने इतना लंबा समय आपका लिया, ये मेरी थोड़ा सा वो है, वरना आपको गले का कम से कम शब्दों में उसका जवाब दूंगा। उसको अमेरिका में सेकंड टर्म सिंड्रोम बोलते हैं जी। मतलब यह है कि अगला चुनाव तो उसको लड़ना नहीं है। तो ट्रंप चाहता है कि भला हो या बुरा हो, कुछ भी करके मुझे हिस्ट्री में अपनी जगह बनानी है। तो वो हिस्ट्री में जाना चाहते, तो इस ढंग से बर्ताव कर रहे। उनको जिम्मेदार, अगला चुनाव जीतना नहीं है ना, सेकंड टर्म है। अमेरिका में सेकंड टर्म के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते उसी जगह के लिए, तो इसलिए है। लेकिन उनकी बात जो है ना, वो
राहुल गांधी जैसी है, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो भी है, वो भी है। हाँ, तो तो नुकसान तो धन्यवाद करके जी। जाएंगे, उसका परिणाम दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर ये हमारे फायदे की बात है, जी देखो जी दुनिया जी। पूरी चिंतातूर हो गई है, लेकिन हम तो चिंतामग्न है नहीं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात होती रहती है। और ट्रम्प ट्रम्प की बात छोड़ दो, शायद उसको धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। वो जो इंडिया का दामाद है ना, उसका वाइस प्रेसिडेंट, अगर उसको हाँ इम्पीच हाँ करके जी। निकाला तो वांस हो जाएगा। वांस तो हमारे भारत का दामाद है, तो हम तो अमेरिका के ससुर बन जाएंगे। अमेरिका के ससुर बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात पर हम लोग, मुझे लगता है कि अब भाऊ को हम यहीं से जो है वो करेंगे। भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 27 सितंबर 2021 का वीडियो ढूंढकर उसका लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि दर्शकों की ऐसी बहुत डिमांड है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको निकाल लूं और वो आपके साथ शेयर कर दूं, इसी में कर दूंगा, ताकि आप उसको सुन सके और मैं भी सुनूंगा। मैं ये दर्शकों के साथ कह रहा हूं कि मैं भी सुनूंगा, क्योंकि मेरा भी दिलचस्पी। भाऊ एक बार पहले भी उसका जिक्र कर चुके और ये मैंने नहीं सुना था, तो ये मेरा वो है। तो भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों ने इसको देखा है, लेकिन लाइक मुझे भी बताया है कि बहुत आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, तो ये अच्छा नहीं होगा। भाऊ बैठे हैं और के ही उसमें, लेकिन आप अच्छे उसमें जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों की ओर से भी बहुत बहुत अभिवादन। और तमाम दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, स्वीकार करें। और भाऊ अब रोज एक वीडियो बनाते हैं, और जिन लोगों को भी जो एक अच्छा वीडियो वो 18 से 20 से 22 मिनट अमूमन करते हैं, तो जिन लोगों को भी इन तमाम करंट विषय पर सीधे भाऊ को सुनना हो, वो सीधे प्रतिवाद पर जा सकते हैं, प्रतिपक्ष जो है वो जा सकते हैं। वो पहले और ये भाऊ ने बहुत ज्यादा दर्शकों के डिमांड पर हिंदी में करना शुरू किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, वैसे तो आप जानते ही हैं क्योंकि ज्यादातर लोग भाऊ के बारे में पहले से लिख रहे हैं यहाँ, लेकिन फिर भी आज के लिए इतना ही। भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि आपकी रात्रि।